राहुल ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और मैं सड़क पर रोती हुई भागी चली जा रही थी। उसने कहा था कि मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। उसके शब्द मुझे अंदर ही अंदर मार रहे थे। राहुल ने मुझे बेवजह घर से नहीं निकाला था, बल्कि इस सब की जिम्मेदार मैं खुद थी। मैंने खुद ही अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगाई थी। मैं रोते रोते अपने घर लौट आई थी। मेरा सूना घर पड़ा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे घर में कोई नहीं था, न मेरे पापा, न मेरी माँ, न मेरा भाई और न मेरी भाभी। भाभी का ख्याल आते ही मेरा दिल दहल उठा था। मेरा दिल छनाके से टूटा था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने के पीछे मेरी भाभी का ही तो हाथ था। मैंने अपनी भाभी की ज़िंदगी में इतना जहर घोल दिया कि भाभी की वजह से मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरा नाम पूजा है। हम दो बहन भाई हैं। मेरे भाई की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई और अपना नहीं था। बचपन में ही हमारी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए पापा ने कभी हमसे सख्ती से बात नहीं की थी। मेरे भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे संभाला। मैं कॉलेज जाती थी जबकि मेरा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जहाँ उसका 1 साल बाकी बचा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि भाई की जल्द से जल्द शादी हो जाए और घर में रौनक आ जाए। अकेले रहते रहते अब दिल में एक अजीब से खालीपन की भावना आ गई थी। लेकिन भाई शादी के लिए तैयार नहीं थे। वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे और फिर एक अच्छी नौकरी पाकर शादी के बारे में सोचना चाहते थे। पापा ने भी कभी उन पर शादी का दबाव नहीं डाला। वक्त यूं ही बीतता गया। खैर, भाई की पढ़ाई ख़त्म हुई और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। तब हमने सोचा कि चलो अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम उसके लिए कोई रिश्ता तलाश करते, भाई ने खुद ही पापा को बताया कि वो एक लड़की को पसंद करता है जो उसकी ही क्लास में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसने कहा कि वो लड़की बहुत सुलझी हुई और बहुत समझदार है, बहुत सुंदर है। वो उसी से शादी करना चाहता है। जब पापा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया और भाई से उस लड़की के घर का पता पूछा ताकि हम उसके घर जाकर रिश्ते की बात कर सकें। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली थी। मुझे हमेशा से ही शादी का बहुत शौक़ था और सबसे बड़ी खुशी तो ये थी कि मेरी भाभी घर आ जाएगी, जिससे कि घर में रौनक और भी बढ़ जाएगी। मैंने सोचा कि भाई की शादी हो जाएगी तो शायद मेरी भी शादी जल्द हो जाए और मैं भी अपने घर चली जाऊं। वैसे भी मुझे पढ़ाई में कोई ज़्यादा ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस शादी के ख्वाब सजाने लगी थी। जब मेरी एक सहेली की मंगनी हुई तो उसकी बातें सुन सुनकर मेरे मन में भी शादी की चाह बढ़ने लगी। भाई की शादी के साथ साथ मेरे अपने सपने भी बढ़ने लगे थे कि मेरा भी एक प्यार करने वाला पति होगा और मेरा भी एक अपना प्यारा सा घर होगा और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी पाऊंगी। कॉलेज में मेरी सहेलियां शादी और मंगनी की बातें करती और मैं भी उन जैसी खुशियां पाने की चाह में डूब जाती। और फिर वो दिन आया जब हम भाई के कहने पर लड़की के घर रिश्ता लेकर गए थे। वो लड़की बाकी बेहद खूबसूरत, सुलझी हुई और मासूम लग रही थी। मेरी तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। मेरे भाई की शादी जो होने वाली थी और शायद मेरी भी जल्दी ही। लड़की हमें पसंद आई थी और पापा ने ये रिश्ता मंजूर भी कर लिया था। लेकिन मुझे थोड़ी सी मायूसी ज़रूर महसूस हुई थी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरी भाभी किसी बड़े घर की अमीर लड़की हो। मुझे उम्मीद थी कि भाई ने यूनिवर्सिटी में किसी लड़की को अपने लिए पसंद किया है तो वो लड़की ज़रूर किसी अमीर घर से होगी। इस ख्याल से मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी थी कि शायद भाभी के रिश्तेदारों में से ही किसी के साथ मेरा रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। लेकिन जब हम उनके घर गए तो मेरा ये सपना टूट गया। उनका घर तो बहुत ही साधारण सा था, बहुत आम सी जिंदगी थी, लेकिन साफ सुथरा और सलीकेदार था। लड़की के पापा का देहांत हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ रहती थी, जो सरकारी स्कूल में टीचर थी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया था, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था। उनके घर में सिर्फ ज़रूरत का ही सामान था, पर वो छोटे से घर को बेहद खूबसूरती और सफाई से सजा रखा था। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। घर लौटने पर मैंने अपने मन की बात अपने भाई के सामने भी कह दी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ इतनी अमीर अमीर और ख़ूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, वहाँ आपने इतनी साधारण सी लड़की को पसंद किया। भाई, मुझे तो लगा था कि उस लड़की का घर नहीं बल्कि कोई बड़ा सा बंगला होगा, गाड़ियाँ होंगी, लेकिन वहाँ तो बस ज़रूरत का ही सामान था।
भाई को मेरी बातें अच्छी नहीं लगीं, फिर भी उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि चीज़ों से नहीं बल्कि अच्छे इंसानों से ज़िंदगी संवरती है। उन्होंने कहा हमारे घर में जो चीज़ें पहले से ही हैं हमारे लिए वही काफ़ी हैं, हमें लालच नहीं करना चाहिए। पर उस वक्त भाई की बातें मेरी समझ में नहीं आई थीं। खैर पापा को वो लोग बहुत अच्छे लगे थे और उन्होंने जल्दी ही भाई की शादी तय कर दी। और जब मेरी भाभी ब्याह कर विदा होकर मेरे घर आई तो दहेज में उन्होंने बस कुछ ही चीज़ें साथ लेकर आई थीं, क्योंकि पापा ने पहले ही साफ साफ मना कर दिया था कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। और भाभी की माँ ने भी इस बात को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। पापा का कहना था हमें सिर्फ अपनी बेटी दे दीजिए, हमारे घर में सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। इस पर उनकी माँ खामोशी से सहमत हो गई और अपनी बेटी को विदा कर दिया। मेरा दिल तो इस ख्याल से खुश नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी भाभी अपने दहेज में नई नई अच्छी अच्छी और महंगी चीज़ें लेकर आएंगी, ताकि मैं अपनी सारी सहेलियों को बुलाकर उन्हें वो सामान दिखा सकूं। मेरी जो भी सहेलियां भाई की शादी में आई थीं उन्होंने मेरी भाभी की खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी, पर साथ ही ये भी कहा था कि तुम्हारे भाई को इससे अच्छी भी लड़की मिल सकती थी जो अपने साथ लाखों का दहेज लेकर आती। उनकी बातें मुझे थोड़ी कड़वी लगीं, पर भाई की शादी हो चुकी थी और मेरी भाभी अब हमारे घर का हिस्सा बन चुकी थी। घर आने के बाद भाभी ने पूरे घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लीं और मेरे ऊपर से कामकाज का बोझ कम हो गया। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि भाभी मेरी कितनी फिक्र करती हैं। उन्होंने कभी भी मुझसे भाभीयों जैसा व्यवहार नहीं किया था, बल्कि वो तो हमेशा मेरा छोटी बहन की तरह ख्याल रखती थीं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। उनकी देखभाल और प्यार ने मेरा मन बदल दिया और धीरे धीरे मैं भी उनके साथ घुल मिल गई। अब लोगों की बातों को मैंने नज़रअंदाज करना सीख लिया और हम सब मिलकर खुशियों से ज़िंदगी बिताने लगे। भाई की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे कि अचानक हमारे परिवार पर दुखों का साया छा गया। मेरे पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पापा का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। माँ के बाद पापा ने ही हमें संभाला था, वही हमारा सहारा थे, वही हमारी ताकत थे। अब उनके बगैर ज़िंदगी की कल्पना मुश्किल थी, मगर मजबूरी में हमें सब्र करना पड़ा और सब्र करके आगे बढ़े। थोड़े समय बाद हमें एक और झटका लगा कि भाभी के माँ का भी देहांत हो गया। अब भाभी का उस घर से भी नाता टूट गया जहाँ उनकी माँ थी। उनका घर भी अब एक सूनेपन में डूब गया था, क्योंकि उनके परिवार में अब कोई और नहीं बचा था। भाभी अपनी माँ के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका मन हमेशा उलझा और उदास सा रहता। उनके पास उनकी माँ के अलावा कोई और करीबी रिश्ता नहीं था, ना कोई चाचा, ना कोई ताऊ, ना नाना नानी, ना दादा दादी। भाभी ने बस यही बताया था कि उनके पापा इकलौते थे और उनकी माँ की एक ही बहन थी जो बचपन में ही गुजर गई थी। ऐसे में भाभी और उनकी माँ ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। भाभी की माँ चली गई तो भाभी अपने कमरे में खुद को अकेला बंद रखती, चुपचाप घर के काम ख़त्म करके वापस अपने कमरे में चली जाती। भाई जब भी उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करते तो वो उदास रहती। उनकी आंखों में हमेशा उनकी माँ की कमी झलकती थी। हम सब ने सोचा कि समय के साथ साथ शायद उनका दर्द कुछ कम होगा और वो पहले की तरह खुश रहने लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाभी की माँ के गुजर जाने के 2 महीने के बाद भी उनका दिल इस सदमे में ही डूबा रहता। कभी कभी वो माँ के घर जाकर उनकी चीज़ें ले आती और जैसे उन चीज़ों को, उन यादों को अपने पास संजोने की कोशिश करती। भाई ने इस बीच ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि वो भाभी के साथ समय बिता सकें और उन्हें ज़िंदगी की तरफ लौटाने में उनकी मदद कर सकें। भाई ने उनके साथ वो समय बिताया, उनका साथ दिया और ये भरोसा दिलाया कि हम सब उनके साथ हैं। धीरे धीरे भाई की कोशिशें रंग लाईं और भाभी ने अपने दर्द से बाहर आकर पहले जैसी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। भाई उन्हें बाहर ले जाने लगे, उनकी देखभाल करने लगे और उनके इलाज का भी इंतजाम किया। डॉक्टरों का कहना था भाभी को कोई और सदमा नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी मानसिक हालत और भी बिगड़ सकती है। भाई ने बहुत कोशिशें की कि भाभी को ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रखा जाए जिससे उनका दुख और गहरा हो जाए। कुछ समय बाद भाभी के चेहरे पर खुशी लौट आई थी और उन्होंने अपनी रूटीन की ज़िंदगी अपनानी शुरू कर दी। लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा लंबे समय तक हमारे पास नहीं रह सकी। भाई को अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। भाभी उनके जाने से बहुत घबरा रही थी, कह रही थी आप मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मगर भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश की। समझाने लगे, देखो अनीता, मेरा जाना जरूरी है, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। भाभी को समझाकर और मुझे उनका ख्याल रखने को कहकर भाई आखिरकार दूसरे शहर चले गए। उन्होंने वादा किया था कि वो बस 2 दिन में ही लौट आएंगे, और वो भी केवल काम की वजह से जा रहे थे, नहीं तो कभी भी भाभी को अकेला छोड़कर न जाते। मैंने भाभी को समझाने की कोशिश की कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ और भाई जल्दी ही वापस आ जाएंगे। भाई के जाने का 1 दिन गुजर चुका था और उन्होंने कहा था कि वहाँ पहुँचते ही फ़ोन करेंगे, लेकिन उनका फ़ोन अब तक नहीं आया था। भाभी पहले ही उनकी गैर मौजूदगी से बेचैन थीं। उनका भाई को जाना भी पसंद नहीं था और अब उनका फ़ोन न आने के कारण भाभी और भी ज़्यादा परेशान हो गई थीं। मैंने उन्हें समझाया कि शायद भाई अपने काम में व्यस्त होंगे, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। लेकिन समय बीतता गया, सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, पर कोई खबर नहीं मिली। अब तो मैं भी चिंतित होने लगी थी। भाई इतने लापरवाह कभी नहीं थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो भाभी परेशान हो जाएंगी। हमने कई बार फ़ोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद ही मिला। ये देखकर हमारी चिंता और बढ़ गई। मेरे पास भाई के दोस्त का नंबर था, जो उनके साथ ही गया था। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया और भाई के बारे में उससे पूछा, और फिर उसने जो बताया था वो सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मेरे भाई के दोस्त का कहना था कि मेरे भाई का वहाँ एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। उसने हमें सिर्फ यही कहा कि उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। ये खबर सुनकर हमारे ऊपर जैसे कहर टूट पड़ा था। भाभी और मैं दोनों भाई की सलामती के लिए दुआएं करने लगे। लेकिन अगली सुबह भाई के दोस्त का फ़ोन आया और उसने जो खबर सुनाई थी हमें अंदर तक हिला दिया। उसने बताया कि भाई इस दुनिया में नहीं रहे। एक्सीडेंट इतना गंभीर था कि उनकी जान बचाई न जा सकी। शाम तक उनका शव हमारे पास लाया जाएगा। भाई का यूं अचानक चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। भाभी पहले ही अपनी माँ के जाने से सदमे से चूर थीं, और अब भाई का जाना उन पर कहर बनकर टूटा। भाई के गुजरने के बाद भाभी जैसे पागल हो गईं। पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर भाई को याद करती और रोती रहती। कभी कहती, अमित अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तो कभी कहती, अमित तुम चुप क्यों बैठे हो, मुझसे बातें क्यों नहीं करते। भाभी की ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूटने लगा था। मैं भी भाई के जाने से बहुत दुखी थी। उनके बिना अब मेरा कौन था, मगर मुझे खुद को संभालना था ताकि मैं भाभी को भी सहारा दे सकूं, क्योंकि अब भाभी का ख्याल रखने वाला इस घर में कोई और नहीं था। मैं ही एक अकेली थी। उनकी माँ और मेरा भाई अब इस दुनिया से चले गए थे। दोनों ही उन्हें अकेला छोड़ चुके थे। मैं ही उन्हें संभालने की कोशिश करती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, उनसे बातें करती, और मैं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर निकलें। मुझे पता था भाभी को अपनी ज़िंदगी खुद ही संभालनी होगी, क्योंकि मैं तो हमेशा उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरा भी एक दिन शादी होगी और मुझे भी ये घर छोड़कर जाना होगा। ऐसे में अगर भाभी खुद को संभाल नहीं पाती तो उनकी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी, वो अकेली कैसे इस दुनिया का सामना करेंगी। मैं सोच रही थी कि कुछ वक्त के बाद भाभी ठीक हो जाएंगी और फिर उसके बाद भाभी अपनी राह में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगी और मैं भी अपने रास्ते पर चल पड़ूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4-5 महीने गुजर चुके थे और भाभी की हालत जस की तस बनी हुई थी। अब मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि लोग यही कहते कि मैंने अपनी असहाय भाभी को यूं ही छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी बसा ली। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी तो उनके साथ नहीं बिता सकती थी ना, मुझे अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना था। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात राहुल से हुई थी। वो मुझे एक बार रास्ते में मिला था और उसने मेरी मदद की थी, और उस दिन के बाद से मैं उसे फिर से मिलने लगी थी। जब मैं बाजार किसी काम से जाती तो वो मुझे रास्ते में मिल जाता। वो देखने में खूबसूरत था, हैंडसम था। पहले ही नज़र में मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से उसने मेरी मदद की वो मेरे दिल में बस गया था और मैं उसके सपने सजाने लगी थी। मैं उससे शादी करना चाहती थी। धीरे धीरे मैंने उसका नंबर लिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि मेरे भाई का देहांत हो गया और मेरा अब कोई सहारा नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। ये सब सुनकर वो खुशी खुशी मेरी मदद के लिए तैयार हो जाता। उसकी ये बात मुझे अच्छी लगती थी। मैंने सोचा किसी तरह मेरी उससे शादी हो जाए, लेकिन भाभी के होते ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था।
और एक दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब राहुल ने खुद ही मुझसे शादी की बात की और मैं तुरंत मान गई। मुझे पता था वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में कभी अपने लिए चाहत के रंग नहीं देखे थे, लेकिन वो मेरा सम्मान बहुत करता था और शायद मेरी स्थिति को समझते हुए वो मुझे इज्जत से रखना चाहता था और मुझे बुरे लोगों की नज़र से बचाना चाहता था। राहुल एक अच्छा इंसान था और उसका मेरे लिए शादी के लिए तैयार होना ही मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करने लगी थी और अब मुझे किसी भी तरह से भाभी को अपने रास्ते से हटाना था। मोहल्ले में जो भी औरतें आती मैं उनसे कहती कि मेरी भाभी पूरी तरह पागल हो चुकी हैं और पागलपन में दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सब झूठ था। मेरी भाभी पागल नहीं थी, बस भाई के जाने के सदमे में डूबी रहती थीं और किसी से बात नहीं करती थीं। अपने कमरे में अकेली बैठकर भाई की यादों में खोई रहती। लेकिन मैंने उनकी हालत के बारे में सबसे झूठ बोलना शुरू कर दिया ताकि लोग मुझ पर दया करें और मेरी बातों पर विश्वास करें। एक दिन मैंने भाभी को स्टोर रूम में बंद कर दिया और लोगों से कह दिया कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैंने उन्हें अस्पताल भिजवा दिया है ताकि वहाँ पर उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। लोगों ने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया और अगले ही दिन मैंने बहुत ही सादगी से राहुल से शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी कि अब कोई मुझसे भाभी के बारे में सवाल नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग यही मान रहे थे कि मैंने इलाज की खातिर भाभी को अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। राहुल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। राहुल को तो मेरी भाभी के बारे में ही नहीं पता था। मैं अपने घर को ताला लगाकर राहुल के साथ रहने लगी और अपनी खुशी में भाभी को स्टोर रूम में बंद करने की बात एकदम भूल गई। शादी के 2 दिन बाद मुझे अपने किसी ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ी जो मेरे पुराने घर में था। मैं राहुल के साथ अपने घर आई। वहाँ पहुँचते ही अचानक मुझे भाभी की याद आई थी और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तो अपनी खुशी में उन्हें बिल्कुल ही भुला दिया था। राहुल मुझे छोड़कर अपने किसी काम से चला गया और मुझसे कहा था कि जैसे ही तुम अपना सामान ले लो तो मुझे फ़ोन कर देना ताकि वो मुझे वापस ले जा सके। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला था, मेरी चीख निकल गई थी। भाभी वहाँ बेहोश पड़ी थी। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। वो बेहोश हो चुकी थीं। और फिर अचानक ही मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी जहाँ राहुल खड़ा था और ये सब देखकर हैरान था। आगे बढ़कर राहुल ने मुझसे भाभी के बारे में पूछा, लेकिन मैं चुप रही। मैं राहुल को क्या बताती। भाभी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। हम तुरंत भाभी को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बताया कि वो 2-3 दिन से भूखी थीं, इसीलिए बेहोश हो गई हैं। अस्पताल से लौटने के बाद राहुल ने मुझसे इस बारे में पूछा और मेरे पास अब सफाई देने के लिए कोई बहाना नहीं था। मैं राहुल को क्या झूठ बोलती, उसे क्या बताती। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और फिर आखिरकार मैंने सच्चाई राहुल के सामने स्वीकार कर ली कि मैंने शादी के लिए किस तरह अपनी भाभी को पागल साबित कर दिया और उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। राहुल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो हमेशा से ही एक नरम दिल इंसान रहा था, दूसरों के दर्द को समझने वाला। मुझे मालूम था मेरी इन हरकतों से उसे बेहद आहत किया होगा। मैंने अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस किया। रोते हुए राहुल से माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा, प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती मानती हूँ और अब मैं सच में अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं भाभी का इलाज कराऊंगी, उनका ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी और उन्हें ठीक भी कर लूँगी। मेरी बात पर राहुल का दिल पसीज गया और फिर उसने मुझे माफ़ कर दिया। अब मेरी भाभी हमारे साथ ही रहने लगी थी। हम उनका इलाज करवा रहे थे और राहुल अब मेरी भाभी की बहुत फिक्र करने लगा था। वो उनकी तारीफ़ें करता, उनकी तकलीफ़ समझता और हर संभव मदद के लिए तैयार रहता। ये सब कुछ देखकर मेरे भीतर एक बेचैनी सी उठने लगी थी। मुझे अंदर ही अंदर अपनी भाभी अब जलन महसूस होने लगी, क्योंकि भाभी की हालत पर राहुल का इतना ध्यान देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मुझे फिर से अपनी भाभी से नफरत होने लगी। मुझे राहुल को खुश रखने के लिए भाभी की देखभाल करनी पड़ती थी और अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो राहुल मुझसे नाराज़ हो जाता और मेरा दिल ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि राहुल मुझे छोड़कर भाभी को ज़्यादा अहमियत देने लगा था। इसके अलावा मैं चाहती थी मेरी ज़िंदगी से भाभी की जिम्मेदारी हमेशा के लिए हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मेरे हिस्से की खुशियाँ मुझसे दूर होने लगी थीं। मैं सारा दिन या तो घर के कामों में लगी रहती या फिर भाभी का ख्याल रखती। अब मैंने सोच लिया था कि आगे मुझे क्या करना है।
भाभी के बिना ही अब मुझे ज़िंदगी में सुकून मिलने वाला था। और फिर एक दिन जब राहुल घर पर नहीं था तो मैंने भाभी को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भाभी से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता। क्यों मेरी ज़िंदगी पर गिरहन बनकर छाई हो? पहले मेरे भाई को छीना, मेरे पापा को भी छीना, और अब मेरे पति पर नजरें गड़ाए बैठी हो। तुम तो डायन हो, डायन। तुम मेरी खुशियों को निगलना चाहती हो। निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। भाभी रोते हुए मुझसे विनती करती रहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन मैंने उनके आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। काफ़ी देर तक भाभी दरवाज़ा खटखटाती रहीं, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बाद बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई और मैं समझ गई कि अब वो चली गई हैं। जब राहुल वापस आया तो मैंने अपने सिर पर चोट मारकर एक बहाना बना लिया था। मैंने कहा, देखो राहुल, भाभी ने मुझ पर हमला किया था और घर छोड़कर भाग गई। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो मुझे धक्का देकर चली गईं। उनके जाने के बाद मैंने उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की थी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था राहुल मेरी बात पर भरोसा कर लेगा, और मैं ये भी जानती थी भाभी अब कभी लौट कर इस घर में नहीं आएंगी। भाभी के घर छोड़ने की बात पर राहुल एकदम परेशान हो गया था और उसी वक्त उल्टे कदमों भाभी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि भाभी अब लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत रात को करीब 12 बजे दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि राहुल भाभी को लेकर आ गया था। मुझे देखकर राहुल की आंखों में गहरी नाराज़गी और नफरत थी। उसी वक्त उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। तुम इतनी खुदगर्ज और पत्थर दिल हो गई कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही भाभी के साथ ये सब कर दिया। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सहारा दूंगा, इज्जत और सम्मान दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खुदगर्ज और निर्दयी हो। तुमने पहले भी अपने स्वार्थ के लिए अपनी भाभी को स्टोर रूम में बंद किया था, उनकी जान की परवाह नहीं की थी, और अब तुमने फिर से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैं अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ। उसकी ये बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। राहुल ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, तुमने कभी नहीं सोचा कि ये बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है, कितनी बेरहम है, और ऐसे लोग इस दुनिया में बसते हैं कि मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, और ऐसे में तुमने अपनी मासूम भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। तुमने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। तुम एक ऐसी औरत हो कि दूसरी औरत की दुश्मन बन बैठी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे दिल में जरा भी इंसानियत और एहसास नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं राहुल से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसने मुझे दूर झटक दिया। कहने लगा, आज तुम्हें एक सच्चाई और बताता हूँ। तुम्हारी भाभी अनीता मेरी पहली मोहब्बत थी। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन जब तुम्हारे भाई और अनीता ने एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू की तो मैंने खुद को पीछे खींच लिया। लेकिन एक सच्चे दोस्त की तरह मैं हमेशा अनीता के लिए मौजूद रहा। फिर जब तुम मुझे मिली और तुमने मुझे अपने भाई की मौत के बारे में बताया, साथ ही ये भी बताया कि तुम्हारे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हें सहारा देना चाहिए। मैं ये भी जानता था कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। इस दुनिया में बुरी नज़रों का सामना करने के लिए तुम अकेली हो। इसी सोच से मैंने तुमसे शादी की थी, ताकि तुम्हें इज्जत और सम्मान के साथ ज़िंदगी मिल सके। शादी के बाद मैंने अनीता को अपने दिल से निकालने की कोशिश की और तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से पेश आया। लेकिन जिस दिन मैंने अनीता को तुम्हारे घर में उस हालत में देखा, मेरा दिल टूट गया था। उस रात मैं बहुत रोया था। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, पर तुम्हारे साथ भी वफादारी निभानी थी। मैंने अनीता को अपने घर लाकर उसका इलाज शुरू कराया, क्योंकि तुम्हारे भाई के खोने का सदमा उसे पूरी तरह तोड़ चुका था। मैंने कभी उसके साथ गलत इरादों से कुछ नहीं किया था। मैं उसे बस एक दोस्त की तरह संभालना चाहता था, उसकी हालत सुधारना चाहता था, ताकि वो एक बार जी सके, जिंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन आज तुमने उसे इस घर से निकाल दिया, एक बेबस बेसहारा लड़की को जो मानसिक तौर पर बीमार है। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। आज तुम मेरे दिल से पूरी तरह उतर चुकी हो। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। राहुल के शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं बहुत रोई, उससे माफ़ी की भीख मांगी, पर उसने मेरी एक न सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। कुछ ही दिनों बाद मुझे राहुल का तलाक का नोटिस मिल गया, और उस दिन मैं फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोई थी। मैंने अपने लिए खुशियों का सपना देखा था, पर
खुद ही अपनी गलतियों से उसे बर्बाद कर दिया था। वक्त के साथ मैंने सुना कि अनीता का इलाज करवाने के बाद अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसने राहुल को पहचान लिया और राहुल ने भी उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। और फिर मेरी भाभी के जीवन में खुशियाँ वापस आ गईं। मैं अकेली रह गई, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि ये तन्हाई, ये सूनापन मैंने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी में भर लिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।